नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वक्त कानून पर सुनवाई, केंद्र सरकार को 7 दिन का समय। ऐसी कल्पना नहीं की थी, जहां जज कानून बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। उम्मीद है वक्त मामले पर मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत, कहा अबू आसिम आजमी ने। सीएम फडणवीस ने मुंबई मेट्रो रूट 7A के निर्माण कार्य का लिया जायजा। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख का विवादित बयान, हिंदू और मुसलमान अलग कौमें। और अब खबरें विस्तार से। वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 7 दिन का वक्त दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इस कानून को लेकर पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी और अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, यानी वक्त की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। कल यानी बुधवार को इस पर सुनवाई थी। बेंच ने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर नाराजगी जताई थी और केंद्र से पूछा था कि क्या वो हिंदू धार्मिक न्यासों में मुसलमानों को शामिल करने के लिए तैयार हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी, जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर विधेयक पर फैसला लेने की समय सीमा दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये पहली बार है जब देश के राष्ट्रपति को समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। राज्यसभा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक हालिया फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है, हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होने की जरूरत है। मैंने ऐसे दिन की कल्पना नहीं की थी। उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि अब न्यायपालिका न सिर्फ विधेयी फैसले ले रही है बल्कि कार्यकारी भूमिका भी निभा रही है, जब उन पर कोई जवाबदेही नहीं बनती, क्योंकि कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। I never thought in my life I'll have the occasion to see it. President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oath to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वक्फ बिल कानून में तीन बड़े बदलाव की बात की है। ऐसे में अब विपक्ष ने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड बिल पास कराने की मंशा पर सवाल उठाए हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वक्फ बोर्ड की इस पिटीशन पर उनके ये समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह से कि जो हमारी डिमांड है, जिन प्रोविजंस पर हम लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, वो उनको समझ में आ गया कि बीजेपी जो है इसकी आड़ में अपना सांप्रदायिक एजेंडा जो है पूरा कर रही है, नफरत का काम बीजेपी कर रही है। और अभी बिल पास हुआ नहीं, कुछ चीजें बाकी रह गई थी, उसके पहले ही
उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे मदरसों को बंद करना, कहीं प्रॉपर्टीज को तोड़कर वहां दीवार खड़ी कर देना, कहीं एक नफरत का पैगाम शुरू कर देना है, ये शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखते हुए एक स्टे दिया है। मुझे हमें पूरी उम्मीद है कि ये स्टे जो दिया गया है, इसके बाद जब इस पर बहस होगी तो जो चीजें जो है, ये हमारी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इन्होंने एक सत्ता के उसमें घमंड में सत्ता के मेजॉरिटी होने की वजह से इन्होंने जो पास कर दिया है, मैं समझता हूं कि ये हमें सुप्रीम कोर्ट से इसमें राहत मिलेगी। और जो जुल्म ज्यादती मुसलमानों के साथ ये सरकार करने जा रही है, जो इसके इरादे नेक नहीं हैं, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को कब्जा करना, मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों पर कब्जा करना, ये उनकी नीयत है। मैं समझता हूँ कि हमारी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इस पर अच्छा डिसीजन लेगी और मुसलमानों को के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसमें ज़रूर मुसलमानों को राहत मिलेगी। हमें बहुत खुशी है, आज पूरा समाज खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से कि उन्होंने एक टेम्परेरी जो है स्टे दिया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये फैसला इंसाफ की बुनियाद पर होगा और जो हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती बीजेपी मेजॉरिटी के बेस पर कर रही है, उनका एजेंडा खारिज होगा और देश में आपसी भाईचारगी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई में मुंबई मेट्रो रूट 7A के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से डाउन लाइन सुरंग के निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। मुंबई के विलेपार्ले में चल रहे इस महत्वाकांक्षी मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत डाउन लाइन टनल बैक थ्रू का काम जारी है, जिसे देखने और उसकी समीक्षा करने खुद मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और निर्माण की रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर जानकारी ली। जानकारी के अनुसार 1 सितंबर 2023 को पहली TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन को 30 मीटर गहराई में उतारा गया था। इस TBM ने मेट्रो लाइन 3 के ऊपर से एलिवेटेड सड़कों के नीचे और प्रमुख सीवेज तथा जल चैनलों को पार करते हुए सुरंग का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मेट्रो रूट 7A मुंबई महानगर क्षेत्र की विभिन्न मेट्रो लाइनों को सीधे मुंबई हवाई अड्डे से जोड़ेगा, जिससे यात्रियों को बेहद सुविधा मिलेगी और यात्रा में समय की बचत होगी। इस अवसर पर मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक पराग अलवानी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। अब आइए सुनते हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और क्या कुछ कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से एयरपोर्ट स्टेशन तक का ये जो सेक्शन है, यहाँ पर एलिवेटेड मेट्रो और अंडरग्राउंड मेट्रो का एकत्रीकरण, एक कॉन्फ्लुएंस ऐसा तैयार किया गया है। उसका जो TBM है वो आज बाहर निकला हुआ है। एक बहुत ही मैं ऐसा मानता हूं कि रोमांचक इस प्रकार का एक क्षण है, क्योंकि एक प्रकार का नया इंजीनियरिंग मार्वल ये मुंबई मेट्रो के माध्यम से यहाँ पर तैयार हो रहा है। MMRDA ने ये काम बहुत तेजी से हाथ में लिया है। जय कुमार कंपनी ये काम कर रही है और आप लोगों ने भी देखा जिस प्रकार से बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में इस काम को यहाँ पर पूरा किया गया है। इसके स्टेशंस भी आप देखेंगे तो भी बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में वो स्टेशंस तैयार किए गए हैं। इसके कारण मुंबई को बहुत फायदा मिलने वाला है। अगले साल तक 150 किलोमीटर मेट्रो बने, ऐसा हमारा प्रयास है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं को दो अलग कौमें बताया और कहा कि दोनों साथ नहीं रह सकते। उनके इस बयान पर पाकिस्तान प्रवासियों के बीच घमासान मच गया है। अब्दुल वासित, जो भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके हैं, ने जनरल मुनीर के बयान का बचाव किया है। वासित ने कहा है कि हिंदू और मुसलमान अलग कौमें हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्नता रखती हैं। उन्होंने भारत में वक्त संशोधन अधिनियम का उदाहरण भी दिया। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सांस्कृतिक कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले वी शांताराम पुरस्कार की घोषणा की है। फिल्म अभिनेता महेश मांजरेकर को मिलेगा महाराष्ट्र सरकार का वी शांताराम पुरस्कार। वी शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार, मराठी फिल्म कलाकार मुक्ता, स्वर्गीय राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार एक्टर अनुपम खेर, स्वर्गीय राज कपूर विशेष पुरस्कार एक्टर काजोल को घोषित किया गया। ये पुरस्कार आने वाले 25 अप्रैल को वर्ली के NSCI डोम हॉल में राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही आने वाले 20 अप्रैल को पूरे महाराष्ट्र राज्य में संविधान अमृतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा, जिसकी घोषणा सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने की। आइए और क्या कुछ कहा है, विस्तार से देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार वी शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार मराठी चित्रपट और उसका उत्कर्ष को ध्यान में रखकर जिन्होंने बहुत सालों तक इसमें तपस्या की है, ऐसे मराठी कलाकार को वी शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार दिया जाता है, जो 10 लाख रुपया स्मृति चिन्ह, मेडल और बाकी सब है। इस साल ये पुरस्कार वरिष्ठ कलाकार महेश मांजरेकर इनको हम दे रहे हैं। निवड समिति ने उनका चयन भी किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार के हिंदी अनिवार्यता के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी भाषा पढ़ाने की अनिवार्यता को वे नहीं चलने देंगे। हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि ये देश की अन्य भाषाओं की तरह ही राज्य भाषा है। उन्होंने सवाल किया कि महाराष्ट्र में पहली कक्षा से ही हिंदी पढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। राज ठाकरे ने आगे कहा कि सरकार की इस योजना से भाषाई क्षेत्रीयकरण के सिद्धांत को कमजोर किया जा रहा है और महाराष्ट्र पर दूसरे प्रांत की भाषा थोपने की कोशिश की जा रही है। हर भाषा सुंदर होती है और उसके निर्माण के पीछे एक लंबा इतिहास और परंपरा होती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान अन्य भाषिकों द्वारा होना चाहिए और अन्य राज्यों में भी उस राज्य की भाषा का सम्मान होना चाहिए। साथ ही ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और आगामी चुनावों में मराठी बनाम गैर मराठी संघर्ष खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ संघर्ष करेगी। ठाकरे ने अन्य राजनीतिक दलों से भी इस मुद्दे पर साथ आने और विरोध करने का आग्रह किया है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आंदोलन शुरू किया है। इसी कड़ी में मुंबई के दादर स्थित तिलक भवन के बाहर महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मुंबई समेत कई बड़े शहरों में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए हैं। मुंबई में हुए आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी दलों को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वो सड़क पर उतरकर संघर्ष करते रहेंगे। ये विरोध प्रदर्शन आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। जमीन वही के वही है, शेयर ट्रांसफर हुए, क्या सरकार का कोई लेना देना नहीं है इससे? सरकार को ये नहीं है, इसमें कुछ भी पुरावा एविडेंस इनके खिलाफ में नहीं है। ये जबरदस्ती इस तरह का माहौल बनाकर विरोधियों को दबाने के लिए और इस देश की डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए, अरे इनमें दम है तो आए ना। इस तरह से कार्रवाई करके विरोधियों को खत्म करने से आप लोग इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। जब मोदी डरता है, मोदी डरता है, जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। सोनिया जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे राहुल जी को खाली खाली तकलीफ दे रहे हैं ये लोग। 70,000 करोड़ का क्या हो गया? मोदी ने क्या किया उसका? खुद बोला था ना 70,000 करोड़ खाया करके।
जिस तरह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं, उनके दिमाग में जो सत्ता का जो यह नशा है और वो जिस तरह से मिसयूज कर रहे हैं, उसके खिलाफ इसके पहले भी हमने आंदोलन किया था, अब भी करेंगे, इससे ज़्यादा तीव्र करेंगे और रास्ते पे उतर के आएंगे हम। ये जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। अदानी ने इतने बड़े ईडी के घोटाले किए हैं, परफेक्ट केस अदानी का है, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं कर रहे, उसे प्रोटेक्शन दे रहे, वो देश का पैसा लूट रहा है। यहाँ हेराल्ड केस में ना पैसे का ट्रांसफर हुआ है, ना ही किसी संपत्ति का ट्रांसफर हुआ है, फिर भी द्वेष में आकर जिस तरह से राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे डर कर तो अगली रणनीति क्या रहेगी? ये देश भर आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, इनसे डरते नहीं हम। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में बाल झड़ने के मामले से भारी हड़कंप मचा था। 3 महीने बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई उचित निदान या कारण अब तक नहीं पता चल सका है कि आखिरकार नागरिकों के बाल झड़ने का सही कारण क्या था। अभी बाल झड़ने का मामला सुलझा ही नहीं था कि अब एक और नया मामला गांव वालों के सर पर आ धमका है। अब इसी मामले में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जिन नागरिकों के बाल झड़ गए थे, अब उन्हीं नागरिकों के वहां नागरिकों के हाथ पैर के नाखून गिरने लगे हैं। इस घटना के कारण गांव में भय का माहौल फैल गया है। सरपंच और नागरिकों ने सरकार पर इस पूरे मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया है। पिछले 3 महीने पहले दिसंबर के एंडिंग में केस गिरती चालू हुई थी और अभी पिछले 5-6 दिनों से अभी नाखून जा रहे, जैसे कि 5-6 दिन में पहले बीच में दरार आती और फिर धीरे धीरे 5-6 दिन में नाखून पूरे निकल जाते। तो पहले वो दिसंबर महीने में जैसा कि वो केस बाल जा रहे थे, वो सिर से बाहर चले गए थे और वो कुछ दिन बाद और हाथ की जो नाखून है वो नाखून भी जा रहे हैं अब। हमारा प्राथमिक अंदाजा ऐसा है कि सेलेनियम की मात्रा जो इंक्रीज होके आई है ब्लड सैंपल में, वो उसका कारण हो सकता है। अभी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोनगांव के अंतर्गत 29 पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। 4.5 साल पहले एक नाबालिग की गुमशुदगी का राज अब खुल चुका है। ठाणे की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे मौलवी को गिरफ्तार किया है जिसने 17 साल के युवक की हत्या कर उसके शव के साथ अवशेष अपने ही दुकान में दफना दिए थे। ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, बिल्कुल अजय देवगन की फिल्म दृश्यम की याद दिलाता है। घटना मुंबई से सटे भिवंडी शहर के नवे बस्ती नेहरू नगर इलाके की है, जहां 20 नवंबर 2020 को 17 साल का शोएब शेख अचानक लापता हो गया था। तब परिजनों की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला और अचानक 2023 में स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर पुलिस को शक हुआ कि इलाके में रहने वाला एक मौलवी गुलाम रब्बानी इस केस में शामिल हो सकता है। पुलिस ने उसे हिरासत में भी लिया था, लेकिन पूछताछ के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर वो थाने से फरार हो गया था। पिछले साल से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और हाल ही में ठाणे क्राइम ब्रांच को उसके बारे में जानकारी मिली। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ घारगे की टीम ने उसे गिरफ्तार किया और सख्त पूछताछ की। पूछताछ में मौलवी गुलाम रब्बानी ने कबूल किया कि उसने ही शोएब की हत्या की थी। शव के कुछ हिस्से उसने सड़क किनारे फेंक दिए थे और सिर व बाकी अंग उसने अपनी दुकान के अंदर दफना दिए थे। पुलिस उसे घटनास्थल पर लेकर गई और फॉरेंसिक टीम की मदद से अवशेष बरामद किए। मृतक शोएब की मां का कहना है कि हमारा बेटा लापता होने के बाद भी गुलाम रब्बानी हमारे ही मोहल्ले में रहता था। वो अक्सर सामने आता था, लेकिन कभी शक नहीं होने दिया कि वो ही कातिल है। 2023 में पुलिस ने उसे पकड़ा भी था, लेकिन वो भाग गया। आज हमें न्याय की उम्मीद जागी है। हम मांग करते हैं कि हमारे बेटे के कातिल को फांसी की सजा दी जाए। वो इंसाफ सही है, उससे हमारे से मिलाओ, क्या बात थी साहब, उससे हम लोग मिलेंगे, बात करने दो हमारे से। उन्हें क्यों मारा था, क्या बात थी? हमारे घर के नजदीक रहता था। हम 2 बार 11वीं शरीफ करे, उसको बकरा काटने जुबा करने बुलाते थे, खाने बुलाते थे। 2 साल से गायब करा था, मेरे बच्चे को पता नहीं कि इन्हें ऐसा करेगा काको। हम घर पे खाने बुलाते थे, खाना खाने आता था हमारे घर को, बकरे को जुबा करने उसको बुलाते थे। 20/11/2020 को भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में अपहरण के मामले में गुना दर्ज था, जिसमें शोएब रशीद शेख उम्र 16 साल उसका अपहरण हुआ, ऐसा गुना दाखिल था, जिसमें क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल के इंचार्ज पीआई गोरख गार्गे, पीआई मलिक, पुलिस ने एक सचिन कोड़ी, इनके इन्फॉर्मेशन पे उन्होंने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन किया, समांतर तपास किया, जिसमें यह निष्पन्न हुआ कि शोएब रशीद शेख उम्र 16 साल उसका
मर्डर किया, खून किया है। आरोपी गुलाम रब्बानी शेख, इसको हमने उत्तराखंड से अरेस्ट किया है। अभी उसका पुलिस कस्टडी रिमांड 19 तारीख तक है। अभी हमने वहाँ पे जाके बॉडी ढूंढने की कोशिश की तो हमको उसके बॉडी पार्ट्स, कुछ बोन के पार्ट्स वगैरह हमको अभी इन्वेस्टिगेशन में मिले। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। इस बार मुद्दा है प्रतीक गांधी और पत्र लेखा अभिनीत फिल्म फुले की रिलीज पर लगी अस्थायी रोक का। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर जातिवादी तत्वों के दबाव और सेंसरशिप की प्रक्रियाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जातिवाद के मुद्दे को लेकर सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती के मौके पर यह फिल्म रिलीज की जानी थी, लेकिन यह फिल्म अब तक रिलीज नहीं हुई है। अब फिल्म मेकर अनुराग कश्यप इस विवाद पर रिएक्ट कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने समाज में कास्ट सिस्टम को लेकर भी अपनी बात रखी है। अनुराग ने पूरे मामले में आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है। अनुराग ने लिखा है कि मेरी जिंदगी का पहला नाटक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले पर था। भाई, अगर जातिवाद नहीं होता इस देश में तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले को क्या जरूरत थी लड़ने की। अब एक समुदाय के लोगों को शर्म आ रही है, या फिर एक अलग ही समुदाय है भारत में, हम देख नहीं पा रहे हैं। बेवकूफ कौन है, कोई तो समझाए। अनुराग का मानना है कि फुले उन कई फिल्मों में से एक है जिन्हें अपने बोल्ड और बेबाक विषयों के कारण दमन का सामना करना पड़ा है। वो पंजाब 95, 30, धड़क 2 सहित कई फिल्मों का हवाला देते हुए सुझाव देते हैं कि इन फिल्मों को असहज सच्चाई को दर्शाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। अनुराग ने लिखा, मुझे नहीं पता कि इस जातिवादी, क्षेत्रवादी, नस्लवादी सरकार के एजेंडे को उजागर करने वाली और कितनी फिल्में ब्लॉक की गई हैं। उन्हें इतनी शर्म आती है कि वो खुलकर ये भी नहीं बता सकते कि फिल्म में ऐसा क्या है जो उन्हें परेशान करता है। अनुराग ने आगे लिखा कि भाई, मिलके तय कर लो भारत में जातिवाद है या नहीं। धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला कि भारत में जाति व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके आधार पर फिल्म संतोष भी भारत में रिलीज नहीं हुई। अब एक समुदाय को समस्या है फुले से। भैया, जब जाति व्यवस्था ही नहीं है तो काहे की समस्या? कौन हो आप? और एक सवाल, जब जाति व्यवस्था नहीं थी तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई क्यों थे? एक बार और सभी के लिए तय करें, क्या भारत में जातिवाद है या नहीं। गौरतलब है कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की फिल्म फुले 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। हालांकि एक समुदाय के विरोध के बाद इस फिल्म की रिलीज टाल दी गई। अब कहा जा रहा है कि यह फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज हो सकती है। यह फिल्म समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एक बार फिर से अपने नए दावे की वजह से ऑनलाइन सुर्खियां बटोर रही हैं। पिछले दिनों अपनी फिल्म डाकू महाराज के एक डांस नंबर की वजह से ट्रोल हुई उर्वशी ने अब एक ऐसा दावा कर दिया है जिस पर विश्वास करना और भी मुश्किल हो रहा है। उर्वशी का अब कहना है कि उत्तराखंड में मेरे नाम का एक मंदिर है। उन्होंने बताया कि लोग मंदिर में प्रार्थना करते हैं। उर्वशी ने दावा किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी उनसे प्रार्थना करते हैं और उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाते हैं। उर्वशी ने बताया कि वे उन्हें छात्र दमदमा माई कहकर पुकारते हैं।
जब उनसे पूछा गया कि क्या वो खुद को भगवान मानती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो हर एक लड़की में भगवान का रूप होता है, कोई भी लड़की हो सब देवी है। उर्वशी का ये बयान काफी वायरल हो रहा है और ट्रोलर्स सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।